हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब हमारा अगला जो पेपर है वो है सोशल साइंस का, और बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक महसूस कर रहे हैं सोशल के पेपर को लेकर के। तो देखिए, ऐसा कोई अ, खतरनाक चीज़ नहीं है, ना कोई इतना रॉकेट साइंस जैसा पेपर आना है। एकदम ईजी पेपर आना है सोशल साइंस का। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ें तो भी आप ईमानदारी से पास हो सकते हैं। तो बस जितनी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं उनको ध्यान में रखिए। ऑलरेडी हमने एक दो वीडियो अपलोड कर दी हैं सोशल साइंस से रिलेटेड। 6 मार्क्स के जितने क्वेश्चन टारगेट हो सकते थे, वीडियो अपलोड हो गई है। 5 नंबर के साथ 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के जो क्वेश्चन टारगेटेड थे, वीडियो अपलोड हो गई है। तो आराम से उनको देखो, आपके अच्छे खासे नंबर वहां से निकल करके आ जाए। तो अब इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा और एग्जाम आपको तुच्छा सा लगेगा। यानी आपको जो फेल होने का डर है या पेपर बिगड़ जाने का डर है, इस प्रैक्टिस सेट को बनाने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। और इसके जितने क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरा फोकस रखते हुए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सोशल में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जो जिनका किताबों से कोई लेने देना नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर फिलबदी आप ऑन द स्पॉट बना करके भी अपने नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 4 सेट जो है प्रैक्टिस पेपर के बनाने हैं, उनमें से आज हम पहला सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए फटाफट हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी उनको प्रैक्टिस करते हैं, और आप अपने एनर्जी को थोड़ा सा बूस्ट होता हुआ महसूस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, सोशल स्टडी का हमारा एक प्रैक्टिस पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला सेट यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अवर सेट फर्स्ट। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पहला सेट होगा, पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबको पता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस तरह की कोई चीजें आती हैं, ये रिन्यूएबल नहीं होती। एक बार खत्म हो गई, खत्म हो गई। हु डिक्लेयर न्यू डील। तो आंसर है रूजवेल्ट डिक्लेयर न्यू डील। हालांकि न्यू डील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इनको याद रखेंगे। आनंद ऑफ गुजरात इज वर्ल्ड फेमस फॉर। गुजरात का आनंद किस लिए वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है? तो आंसर है डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक, तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते चलिए। जितने एमसीक्यूज हैं फटाफट बनाइए। इन छत्तीसगढ़ इन 2012 एक्ट वाज पास। छत्तीसगढ़ में 2012 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? तो आंसर है फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था, याद रखेंगे। वेयर इन इंडिया देयर इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए भारत में किस जगह रिजर्वेशन का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसमें पंचायती राज में महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ देखिए। आंसर आपको अवेलेबल है, तो फटाफट आप एक एक बार पढ़ के इनको याद करते जाइए। इन इंडिया द एरियाज ऑफ हिल रेन फॉल हैज विच टाइप ऑफ सॉइल। तो आंसर है लेटराइट सॉइल। तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। भारत में जो एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, बरसात होती है, वहां की मिट्टी क्या कहलाती है? तो आंसर लेटराइट सॉइल कहलाती है। दूसरा, कोर्स क्रॉप यानी मोटी फसल जो होती है, कोर्स क्रॉप का मतलब होता है मोटी फसल। ठीक है, आर ग्रोन इन विच पार्ट। तो जाहिर सी बात है सूखे इलाके में ही मोटी फसल पैदा होती है, ड्राई पार्ट में। हिटलर सीक्रेट पॉलिसी वाज कॉल्ड। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेस्टापो बोलते हैं। गेस्टापो, गिस्टेपो भी पढ़ते हैं, गिस्टेपो भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया, याद रखिएगा। हिटलर की जो सीक्रेट पॉलिसी थी वो क्या कहलाती है? गेस्टापो कहलाती है। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडोनेशिया वाज अगेंस्ट विच कंट्री। तो आंसर है हॉलैंड के खिलाफ। ये जो उनका फ्रीडम मूवमेंट चला था इंडोनेशिया का, हॉलैंड के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ। नियामगिरी हैज रिजर्व्स ऑफ विच ओर। आंसर है बक्साइट ओर, जहां पर मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था कि भैया यहाँ खुदाई नहीं करनी, माइनिंग बंद करो। तो बक्साइट ओर है वहां पर। आगे बढ़ेंगे, चलिए मैच द कॉलम देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे याद रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जीडीपी का तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। दूसरा देखिए, बजट का एम क्या होता है, यानी उद्देश्य क्या होता है बजट का? तो आंसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसे आप बीच बीच से चीजों को मिला मिला के आप इनको बना सकते हैं। सरेंडर ऑफ जापान। जापान ने कब सरेंडर किया था? जब अमेरिका ने बम गिराया था। तो वो हुआ था अगस्त 1945 में। ठीक है, इसके बाद रह गए हमारे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, एक सॉइल है, एक टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन है। तो सॉइल का होना चाहिए मीडियम बार्टर, ये आप देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन नंबर ए। और रह गया जो ऑप्शन ये टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी का दौर जो था वो ये था।
यानी 1929 से 1934 तक 5 साल लगातार। तो ऐसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो वर्ड लिमिट रहता है 30 शब्द रहता है। अब आप पूछेंगे 30 शब्द में कितने लाइन लिखें, तो आपके ऊपर है, आप शब्दों को सटा सटा के लिखते हैं कि फैला फैला के। फिर भी कम से कम ये मान के चलिए कि 3 लाइनें आपको लिखनी है 30 शब्द में। एक लाइन में कोशिश करो 10 शब्द आ जाए आपके, और 3 से 4 लाइनें आप लिख दीजिए, खत्म। व्हाट डू मीन बाय रिसोर्सेज, रिसोर्स किसको बोलते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी लिया गया है इसको, तो ये इस साल परीक्षा में पूछने योग्य है। रिसोर्सेज, दोज थिंग्स ऑफ नेचर विच आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी नेचर से जो चीजें हम इस्तेमाल के लिए यूज में लाते हैं उसको रिसोर्स बोलते हैं। वाई एंड व्हेन वाज बोल्शेविक रेवोल्यूशन टेकन प्लेस इन रशिया, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, ये क्वेश्चन आएगा तो आप इनको जो है प्रिपेयर करना है, वहां पर भी मैंने इसको बताया था। ई कॉमर्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स, तो जब हम ऑनलाइन आजकल शॉपिंग करते हैं वही ई कॉमर्स कहलाते हैं। यानी फिजिकल दुकान ना होके ऑनलाइन दुकान है, कोई सामान हमको दिख नहीं रहा है, खाली हम ऑर्डर करते हैं, सामान हमारे घर में आ जाता है, उसका पेमेंट भी हम ऑनलाइन करते हैं। व्हेन वी सेल गुड्स एंड परचेस आइटम, सेल गुड्स और होना चाहिए ना यहाँ पर, और परचेस आइटम, या तो आप सामान बेचते हो या खरीदते हो, तो एन नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए। थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ई कॉमर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, व्हाट इज हॉलोकॉस्ट एक्सप्लेन। तो यहाँ से आप अपना आंसर देख करके इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक एक चीज पढ़ के यहाँ पर नहीं बताऊंगा, जो चीजें जनरल क्वेश्चन होंगी वो मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी चीजें आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में 2 पार्ट बनाया है, यानी अब ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो दोनों को मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन बना लिया है। इज ए राइट टू टेक इक्वल टैक्स फ्रॉम एवरी पर्सन, क्या ये सही है कि हर आदमी से एक समान टैक्स वसूला जाए? तो आंसर है नहीं भैया, जिसकी जितनी कमाई होती है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाना चाहिए। जिसकी कमाई ज्यादा है तो उससे ज्यादा टैक्स वसूला जाना चाहिए, जिसकी कमाई कम है उससे कम टैक्स वसूला जाना चाहिए। तो एक समान टैक्स किसी के ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ नाइजीरियाज बर्थ टुक प्लेस। तो ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड सम प्लेसेस नियर नाइजर रिवर एंड दे आर कॉल्ड कंट्री एज नाइजीरिया। तो ये आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। नाइजर नदी के किनारे जो ब्रिटिश लोगों ने पूरा जमीन कब्जा किया था, वहां जो पैदा होता है उसको नाइजीरियन बोलते हैं, और वहां के रहने वाले निवासियों को नाइजीरिया, उस सिटी का नाम, कंट्री का नाम जो है नाइजीरिया रखा गया। ठीक है, और वहां के रहने वाले नाइजीरियन कहलाते हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, सब आपने प्रिपेयर करना है आराम से, बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं। कुछ कुछ चीजें हिस्टोरिकल हैं तो उनको तो याद करना पड़ेगा, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप अपने से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 2 से 6 तक 2 नंबर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक 3 3 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें भी 1 2 पार्ट करके बनाया जाता है। सिंगल क्वेश्चन है तो पूरा पूरा 3 नंबर देगा, और अगर 2 क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर मिला करके 3 नंबर आपको देगा। व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो क्यों रिजाइन किया था? तो ये वाट नहीं होना चाहिए, वाई होना चाहिए। वाई डिड डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन गलत फ्रेम कर देते हैं ये लोग। डॉक्टर अंबेडकर पेड इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयर रोल, ये अलग होगा, इन प्रिपरेशन ऑफ ऑफ ऑफ। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों बहुत सारा, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ये ऑफ होगा। हिंदू कोड बिल, डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ पर प्ले होना चाहिए ना, प्लेड एन इंपॉर्टेंट 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 रोल इन प्रिपरेशन ऑफ हिंदू कोड बिल एंड इन प्रेजेंटिंग इट इन द पार्लियामेंट। हिंदू कोड बिल बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले किया था, बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। बट सम ग्रुप ऑफ पीपल, हिंदू में से कुछ ग्रुप क्या थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वो निम्न वर्ग से आते थे। डॉक्टर अंबेडकर बिकम सैड, ये सैड नहीं होना चाहिए, सैड होना चाहिए, सैड, SAD सैड, उदास हो गए थे। एंड रिजाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री, ये लास्ट का ई नहीं लगेगा भैया ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी होती हैं, तो इनको प्रिपेयर कर लेना भाई। कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे बहुत बुरी तरीके से, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा, देखो हिंदू कोड बिल से रिलेटेड आप प्रिपेयर कर लेंगे इसको। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं जो क्वेश्चन बैंक से आए हैं। जितने क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं उनको नहीं छोड़ना, जैसे ये क्वेश्चन बैंक से है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इक्वालिटी फॉर मैन एंड वीमेन आर गिवन बाय हिंदू कोड लॉ। हिंदू कोड बिल में या हिंदू कोड लॉ में आदमी और औरतों को समान अधिकार जो दिए गए थे, समान अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उनके बारे में आपको बताना है। वो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज थी, पढ़ करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड सिक्योरिटी का जो छत्तीसगढ़ में 1912 में स्टैब्लिश किया गया था, उनका क्या क्या महत्व है, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो आप यहां से प्रिपेयर करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ
फ्लो इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है 5 मार्क्स वाली, उसमें ये क्वेश्चन को हमने बताया कि आपने पढ़ना है इसको। तो अपने शब्दों में आप प्रिपेयर कर लो कि भाई कौन कौन सी चीज आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में, विच टाइप ऑफ फ्लो। तो देखो, एक तो ट्रेड का फ्लो होता है, दूसरा कैपिटल पैसे का फ्लो होता है, तीसरा लेबर का फ्लो होता है। ठीक है, तो अपने शब्दों में आप इनको प्रिपेयर करेंगे, मैं आंसर पढ़ के नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने भी पिछले वीडियो में बताया है 5 मार्क के क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, वो मॉडल पेपर में भी है। देखिए, राइट एनी 5 प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। जब ग्रामीणीकरण किया जाता है, यानी गांव को रहने योग्य बनाया जाता है, तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं बताया था मैंने। एक तो ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता, पीने का पानी का समस्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट की परेशानी होती है। ठीक है, तो ये 5 चीजें आप लिख देंगे तो चलेगा। तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की भी दिक्कत होती है। इस तरह से कोई भी 4-5 पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन 11 से 14 तक। व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेस ऑफ डिके इन लैंड, तो ये पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेस ऑफ डिकेइंग इन लैंड, यानी जमीन की जो उर्वरकपन है उसको खत्म करने के लिए आदमी क्या क्या करता है, उसके कारण बताइए। आदमी के कारण कैसे जमीन की जो उपजाऊपन है वो खत्म होती है। तो पहला तो देखो, ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा सिंचाई करना। जो मिनरल्स वाली मिट्टी होती है वो बह जाती है जरूरत से ज्यादा सिंचाई करने में, तो फिर वो जमीन जो है अनाज उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाती। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग, जबरदस्ती जानवर अगर खा लेंगे छोटे छोटे पेड़ पौधे पत्तों को, ग्रास को, तो फिर वहां पर सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी भाई उखड़ जाएगी। भाई घास फूस को जानवर खींच के खाते हैं ना, तो मिट्टी जो है उखड़ जाएगी और सॉइल इरोजन हो जाएगा, और फिर वहां पे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फसल में देखने को नहीं मिलेगा। जमीन की उर्वरकपन जो है खत्म हो जाती है। अगला, माइनिंग, जबरदस्ती आपने माइनिंग शुरू कर दी, वहां पर जमीन के नीचे खोदना शुरू कर दिया, तो कांटेक्ट रहता है जमीन के अंदर बैक्टीरिया के साथ, मिनरल्स के साथ, तो पूरा सिलसिला माइनिंग के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए वहां की जमीन भी फिर उपजाऊ नहीं रह जाती। बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करना, उससे भी जमीन जो है वो बंजर होती जाती है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट की जो कटिंग है बहुत ज्यादा करने से भी जमीन की उर्वरक खत्म हो जाती है। इस तरह से आप अपने शब्दों में भी इनके आंसर बना करके फ्रेम कर सकते हैं। अगला देखिए, वाई इज लैंड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर इट्स वेरियस वेज। लैंड मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और उसके क्या क्या तरीके हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आसान है, बिना पढ़े भी आप इनके आंसर लिख सकते हैं। हेडिंग हेडिंग आपने याद रखना है, अपने शब्दों में इनको प्रिपेयर करना है। पीछे अभी हम जो आंसर पढ़ रहे थे ना, ये डीके इन लैंड वाला, आप इसको भी यहाँ पर आराम से चिपका सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आप यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। कोई एक दो अच्छे से याद कर लीजिए, सब में आप उस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक कॉमन जनरल क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी किताब से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, व्हाट स्टेप्स वुड हैव बीन टेकन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ सोल्जर। सोल्जर की कंडीशन, यानी हमारे जो सैनिक होते हैं उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने चाहिए। तो ये तो आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनकी सैलरी, उनकी छुट्टी, तो उनको ये सुविधा वो सुविधा, उनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, तो घर की सुविधा, तो तीन तूफान, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। एक एक बार पढ़ लो, अपने शब्दों में दिमाग में बैठा लो, और जाके अपने शब्दों में लिख के आ जाना परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकल चीजें जो होती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। जैसे ये इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, ये पूछा ही जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसमें क्या कमियां रह गई थी। सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में हथियारों में क्या अंतर थे, दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या क्या हथियार यूज किए गए, यानी इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन भैया आप मरो जियो कुछ भी करो, लेकिन इसको पढ़ लो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं प्रिपेयर कराऊंगा। हिस्टोरिकल चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, सीधी सी बात। लेकिन जो जनरल क्वेश्चन आते बेटा, उसको नहीं पढ़ना, रटना पड़ेगा, वो आप अपने शब्दों में आंसर बना सकते हैं। खाली एक एक बार रीड करो, हिंदी में समझो और अपने शब्दों में लिखो। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द सिमिलैरिटीज बिटवीन हिटलर एंड मुसोलिनी। इन दोनों का जो झगड़ा था हिटलर का और मुसोलिनी ग्रुप का, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज थी, ये आपको भैया याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल चीजें हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से कंसिक्वेंसेस थे सेकंड वर्ल्ड वार के लिए, ये आप यहां से देख करके प्रिपेयर करिए। ये भी आपको रटना पड़ेगा, हिस्टोरिकल पार्ट जितना भी है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा यहां पर देखिए, इंडिया इज रिच कंट्री बट देयर इनहेबिटेंट्स आर पुअर। ये हर नहीं हो गया है ना, बट देयर होना चाहिए, लेकिन वहां के रहने वाले लोग अभी भी गरीब हैं। भारत एक बड़ा अमीर देश है भाई, लेकिन आज भी यहाँ के रहने वाले लोग गरीब हैं, ऐसा क्यों। तो आप इसके तो बहुत सारे कारण गिनवा सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसका भी किताब से कोई लेने देना नहीं है प्यारे भाई, समझना ध्यान से। खाली पॉइंट पॉइंट पढ़ लो
और आराम से अपने शब्दों में आंसर बना सकते हो। पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। जैसे देखो, पहला तो पॉइंट आप बना सकते हो, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। भारत में बड़ी तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ता है। भारत भले अमीर है, लेकिन भाई पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो रोजगार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, खाने की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। क्रॉप प्रोडक्शन तो हमारा उतना ज्यादा नहीं, 51% ही है पूरे भारत में। तो अगर तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनको खिलाएंगे कैसे? तो जाहिर सी बात है, समस्या तो आएगी, लोग गरीब रहेंगे, रोजगार रहेगा नहीं। ठीक, दूसरा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। भाई फैमिली बड़ी हो जाती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, और कमाने वाले चंद लोग रहते हैं, तो कमाई कम और खाने वाले ज्यादा, तो गरीबी तो रहेगी, सीधी सी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इस पर तो आप पूरा ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो ऐसे करके पॉइंट वाइज आप याद रखिए, बन जाएगा। अगला देखिए, वाई देयर आर सो मच डाइवर्सिटी इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत में जो दुनिया भर के पॉपुलेशन है, इसमें इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, यानी भिन्नता क्यों है, अलग अलग क्यों है? ठीक है, तो ये भी आप इनको पढ़ सकते हैं, इनकी डेंसिटी में इतना अंतर क्यों आता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, अपने अनुसार इनका उत्तर आप बना सकते हैं, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, आराम से आप इनको बना सकते हैं। बहुत सारे कारण है, तो कम से कम बेटा देखो, ये हेडिंग तो याद कर लो और अंदर कुछ कुछ पॉइंट पढ़ लो, अपने शब्दों में आंसर बना लेना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से पेपर निकल जाएगा। इलिटरेसी है, अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस है, तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने रहते। अब आप सोचोगे कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और आप इतना लंबा आंसर लिख दोगे तो पूरा ऐसे के बराबर है। आंसर देख के बच्चा घबरा जाता है, तो वैसा नहीं लिखना है भाई। आपने हेडिंग हेडिंग पकड़ना है, 2-2 लाइन लिखना है एक हेडिंग के अंदर, समझे? 4 लाइन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 8 लाइन से ज्यादा आंसर आपको नहीं लिखना है। और आपने 4 हेडिंग पकड़ ली, 2-2 लाइन लिख दिया, खत्म कहानी। तो इसमें तो 7 हेडिंग बनाई है, 4 हेडिंग पकड़ो, 2-2 लाइन लिखो, आंसर समेट दो। 8 लाइन बहुत पर्याप्त होता है 4 नंबर के लिए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ। यहां देखो 5 नंबर की क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहां पर मैंने बताया था, फंक्शन ऑफ मनी आपको पढ़ना है, फंक्शन ऑफ बैंक आपको पढ़ना है, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक आपको पढ़ना है। ये मनी एंड कंट्रोल का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, वहां से एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, मैंने इसको आज कवर किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए सीधे आता है, छोटा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से देख लो इसको। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भाई छोड़ देना, इस बार नहीं आएगा, क्योंकि 2024 में आया हुआ, ये नहीं आएगा, छोड़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, रूरल सेटलमेंट के टाइप्स भी मैंने आज के लेक्चर में कवर किए थे। वो जो 5 नंबर के हमारे लेक्चर आए सोशल साइंस से रिलेटेड, उसमें इसको कवर किया है। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन जो है वो प्रश्न बैंक में है, मॉडल पेपर में है, सब में है। तो देखो मॉडल पेपर में डाला है और ये क्वेश्चन बैंक में भी मौजूद है, इसलिए इसको प्रिपेयर कर लेना। अब इसमें इतने बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, 2-2, 3-3 लाइन आप कोशिश करो समेटो। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हार्डली आप 3-4 लाइन से ज्यादा किसी एक पॉइंट के अंदर मत लिखिएगा, 3-3 लाइन कोशिश करिए एक एक पॉइंट में आप लिखें, और जितने पॉइंट्स हैं सबको कवर करें। तो 4 पॉइंट देखो ना, 4 हेडिंग आपने बनानी है, 4 हेडिंग में 3-3 पॉइंट भी लिखोगे, 12 लाइनें हो जाएंगे सीधे सीधे। 12 लाइन का आंसर बहुत पर्याप्त होता है 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो आराम से इनको प्रिपेयर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्बनाइजेशन वाला, ऐसे कौन कौन सी समस्याएं आती हैं अर्बनाइजेशन करते समय, तो ये भी मैंने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रिपेयर करिएगा। प्रश्न बैंक में डाला गया, मैंने बोला था मॉडल पेपर में भी है, इसीलिए मैंने वहां पर इसको एम्फेसाइज किया था कि इसको आपको प्रिपेयर करना है। अगला लास्ट आते हैं अपन 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था 6 मार्क के क्वेश्चन में, वो यहाँ पर देख लीजिए मौजूद है, प्रश्न बैंक के अंदर मौजूद है, मॉडल पेपर के अंदर मौजूद है, रट लीजिए इसको। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको रटना पड़ेगा। इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, एक्सप्लेन करना है। तो भाई मैंने वहां उस वीडियो में समझा दिया है, आप अपने शब्दों में भी इनके आंसर को लिख सकते हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से प्रिपेयर हो जाता है। एक बार देख लीजिए, पीडीएफ में भेज दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। भारत के संविधान के मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, हर चीज के बारे में तो बताता है, राइट टू एजुकेशन और रहने के राइट्स, सिटीजनशिप के राइट्स, इंसानों के राइट्स, इंफॉर्मेशन के राइट्स, बहुत सारे राइट्स हैं, वही सारी चीजें आपको लिखनी रहती हैं। आराम से आप इनके आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी से मिलते जुलते कुछ सवाल हैं, यहाँ पर देखेंगे, आराम से इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने अपने पिछली वीडियोस में कवर की हुई हैं। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज द बेटर गवर्नमेंट, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी सरकार है, तो ये भी मैंने बताया था, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। तो इनको पॉइंट वाइज है, आराम से आप लिखिए। ठीक है, आराम से 6 नंबर आपको मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना बेटा। इनको वोटिंग वाला भी मैंने बताया था, वोटिंग बिहेवियर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे पढ़ लेना, क्योंकि भी मॉडल पेपर में है, प्रश्न बैंक में है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है।